हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का सीएसएम क्लासेस में स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6 ट्रायंगल्स। राइट, देखिए ट्रायंगल्स काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। राइट, और स्टूडेंट्स को मैक्सिमम इसमें प्रॉब्लम्स आती है ट्रायंगल्स को सॉल्व करने में, और हम यहाँ पे ट्राई करेंगे कि ट्रायंगल्स को किसी तरह से सिंपल वे में समझाने की कोशिश करेंगे जिससे आप इजीली समझ पाए ट्रायंगल्स को और आपके लिए ये चैप्टर आसान हो जाए। राइट, तो स्टार्ट किया जाए। 9th क्लास में आपने ट्रायंगल्स पढ़ा है। राइट, वहां पे ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट, टू ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना आपने सीखा था कि टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगे। यहां पे सिमिलरिटी के बारे में पढ़ेंगे कि व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, टू ट्रायंगल्स सिमिलर कब होंगे, कैसे होंगे। तो आइए बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कॉन्ग्रुएंट मींस क्या होता है। राइट स्टूडेंट्स, तो चैप्टर 6 आपका ट्रायंगल्स है। क्लियर है? तो कॉन्ग्रुएंट आपने पढ़ा था। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, सबसे पहले देख लेते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते क्या है। तो मैं आपको बता दूं, कॉन्ग्रुएंट मीन्स क्या होता है। राइट, कॉन्ग्रुएंट मीन्स आप कह सकते हैं कि इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट, इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट। राइट, इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट से मतलब क्या है कि सपोज आप कोई भी एनी टू फिगर्स आप कंसीडर कर रहे हो, कुछ भी कंसीडर कर रहे हो कि किसी भी एंगल से किसी भी तरह से उसको देखा जाए तो हर एक केस में एक जैसे दिखे। इक्वल मीन्स एक जैसा दिखे। तो अगर ऐसा कोई शेप दिख रहा है, कोई फिगर या एनीथिंग्स जो भी है, इन ऑल रिस्पेक्ट इक्वल दिख रहा है, तो वो फिगर या वो थिंग्स क्या होगा, आपका कॉन्ग्रुएंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम कॉइन की बात करें, कॉइन आपने देखा होगा कि ठीक है ना, तो कॉइन जो सेम साइज के होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। राइट, एक दूसरे पर आप रखेंगे तो ओवरलैप कंप्लीटली कर जाएंगे। उसको टॉप से देखेंगे तो केवल वन कॉइन दिखेगा, सेकंड कॉइन नहीं दिखेगा। राइट, तो वहां पे वो कॉइन क्या होते हैं, आपके कॉन्ग्रुएंट होते हैं। राइट, जैसे आप कोई भी बुक आप देखिए, 10th क्लास की मैथमेटिक्स की बुक है। राइट, तो इनमें जितने भी आपके पेजेस हैं ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं। आप जब टॉप से देखते हो तो केवल टॉप का ये पार्ट दिखाई देता है, अदर पेजेस आपको नहीं दिखाई देते हैं। राइट, तो इसका मतलब कि अदर पेजेस इन इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट विद अदर पेजेस है। टॉप का जो भी इसका साइज है, इसी साइज के बाकी रिमेनिंग पेजेस हैं। तो ये सभी पेजेस क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। राइट, तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब आई थिंक समझ में आ गया, इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट। इसको अच्छे से आपने पढ़ा था 9th क्लास में। राइट, सपोज टू ट्रायंगल्स हैं या एनी टू फिगर आप ले लो, जिससे ये आपके दो ट्रायंगल्स हैं। राइट, ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे व्हेन, कब होंगे, जब इस ट्रायंगल को उठा करके इस पे रखें और इस ट्रायंगल को इस तरह से कवर कर ले। राइट, ए पी पे आ जाए, मतलब पी ए पे आ जाए, क्यू जो है बी पे आ जाए आपका, और आर आपका सी पे आ जाए। राइट, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इसको उठा करके इस पे रखें, पी ए पे आए, क्यू बी पे आ जाए और आर सी पे आ जाए, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। लेकिन एक ट्रायंगल आपका इस तरह से है, ठीक है, पी क्यू आर। राइट, इसको उठा के इस पे रखें, अगर कुछ ऐसा होता है, ए बी सी पी क्यू आर,
राइट, देन ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, क्योंकि दोनों ट्रायंगल आप जब आप देखोगे तो दोनों ट्रायंगल दिखाई देंगे, राइट। तो दोनों ट्रायंगल दिखाई देंगे तो कॉन्ग्रुएंट, यहां पे दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है, दिस एंड दिस कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि दूसरे पर ओवरलैप कर जा रहे हैं, राइट। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी का मतलब, ठीक है ना। तो बस कॉन्ग्रुएंट मीन्स समझ में आ गया होगा, इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट, या हम कहें कि जो फिगर्स आर इन शेप एंड साइज डिफरेंट, ठीक है ना, फिगर्स आर इन शेप एंड फिगर्स आर इन सेम शेप एंड साइज, राइट, इन शेप एंड साइज, क्लियर। तो अगर फिगर्स मोर देन वन है, अगर वो सेम एंड साइज में है, तो हम कह सकते हैं कि फिगर्स क्या है, आर कॉन्ग्रुएंट, क्लियर है। चलिए सिमिलरिटी को देखते हैं, सिमिलर फिगर क्या होते हैं। सिमिलर फिगर, हमारी जो नए 10th क्लास मैथमेटिक्स है, इसी पे बेस है सिमिलरिटी हम यहां पर पढ़ेंगे। कॉन्ग्रुएंसी जो है 9th क्लास में आपने पढ़ा है, यहां सिमिलरिटी पढ़ेंगे। तो सिमिलर फिगर्स को समझने की कोशिश करते हैं। सिमिलर फिगर्स से मतलब यह है कि एक जैसा दिखना, राइट, एक जैसा दिखना। तो सिमिलर फिगर्स में हम कह सकते हैं कि अगर मोर देन वन फिगर्स सेम शेप में है बट इन डिफरेंट साइज है, तो फिगर सेट टू बी सिमिलर। बात समझ में आया। अगर एक से ज्यादा फिगर, ढेर सारे फिगर्स रखे हुए हैं, सेम शेप में है बट साइज उनका डिफरेंट है, तो वो फिगर्स क्या होंगे, आपके सिमिलर होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं कहूं कि सर्कल्स आप ड्रॉ करते हैं, सर्कल्स आप ड्रॉ करिए, तो डिफरेंट रेडियस के सर्कल्स आप अलग अलग सर्कल्स ड्रॉ करेंगे। कोई सर्कल छोटा होगा, कोई सर्कल बड़ा होगा, रेडियस जैसे जिस तरह से अलग अलग रखेंगे। तो लेकिन अगर आप इन सर्कल्स को देखते हैं तो सर्कल्स आपको एक जैसे दिखते हैं ना। शेप क्या है कि इन दोनों का शेप एक है, सर्कुलर शेप है, राइट, बट साइज डिफरेंट है। इसका साइज बड़ा है, इसका साइज छोटा है। सेम शेप से मतलब समझ में आ गया होगा कि अगर यहां पे हम ट्रायंगल बना दें, क्या ये दोनों सेम शेप में है? नहीं, सेम शेप में नहीं होंगे। ये सर्कल है, ये ट्रायंगल है, इसमें 3 साइड्स हैं, ये सर्कुलर शेप है, राइट। तो यहां से आपको डिफरेंट पता चल गया होगा कि सेम शेप से मतलब होता है क्या, जैसे ये सर्कल है, ये ट्रायंगल है, तो ये डिफरेंट शेप के हैं, ठीक है ना। लेकिन ये दोनों फिगर सेम शेप के हैं। तो सिमिलर के केस में, सिमिलर से मतलब ये है कि अगर टू फिगर्स, सपोज हम 2 फिगर्स हमारे पास हैं, दोनों के शेप सेम है बट साइज डिफरेंट है, तो फिगर क्या होंगे, आपके सिमिलर होंगे। दैट मीन्स सिमिलर फिगर्स कब होंगे, इन सेम शेप एंड डिफरेंट साइज। इतनी बात समझ में आ गई। तो सर्कल्स आर ऑलवेज सिमिलर। कितने भी सर्कल्स आप ड्रॉ कर लोगे, सभी सर्कल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, राइट। उनका साइज भले ही डिफरेंट हो। ट्रायंगल्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, राइट, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आपके सिमिलर होते हैं, राइट। जैसे ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल देखें, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे, जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होंगे, राइट। इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होता है, रिमेनिंग अदर ट्रायंगल्स आपके सिमिलर नहीं होते हैं, राइट। क्लियर है, समझ में आ गया। उनके लिए रिमेनिंग ट्रायंगल्स के लिए कंडीशन है, अगर कंडीशन फॉलो होता है तो सिमिलर हम कह सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते, राइट। उसके बारे में हम लोग डिस्कस आगे करेंगे। इसी तरह से रेक्टेंगल्स आपके होते हैं। रेक्टेंगल्स
ऑल रेक्टेंगल्स आर सिमिलर, राइट। ये रेक्टेंगल है, दूसरा रेक्टेंगल आपने इसे बना दिया, राइट। तो रेक्टेंगल्स ये दोनों सिमिलर रेक्टेंगल्स होगा, देखने में एक जैसे लग रहे हैं, साइज अलग अलग है, राइट। साइज अलग अलग है बस, बट देखने में आप जब इन्हें देखोगे तो एक जैसे दिखेंगे। तो ये आपके रेक्टेंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। इसी तरह से स्क्वायर है, स्क्वायर की अगर हम बात करें, स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ये आपका स्क्वायर, दोनों स्क्वायर है, तो बोथ स्क्वायर्स आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सिमिलर है, देखने में एक जैसे लग रहे हैं, सेम शेप में है, साइज डिफरेंट है सभी की, साइज हम देख रहे हैं, साइज अलग अलग है बट शेप सेम है, इनकी साइज अलग अलग है, शेप सेम है, इसी तरह से इनकी साइज अलग अलग है बट शेप सेम है, साइज अलग अलग है, शेप सेम है, ये सब फिगर्स क्या है, सिमिलर है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा सिमिलर फिगर्स से मतलब क्या है। सिमिलर फिगर से मतलब ये है कि सपोज आपके पास टू फिगर्स हैं, दोनों का शेप सेम है, साइज डिफरेंट है, तो दोनों फिगर विल बी सिमिलर। क्लियर? चलिए इसे थोड़ा सा और क्लियर करने की कोशिश करते हैं, इतनी बात समझ में आपको आ गई होगी। अब यहां पर देखिए, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं सभी सिमिलर होते हैं, बट सिमिलर फिगर्स नीड नॉट कॉन्ग्रुएंट। बात समझ में आई? ऑल कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं। मतलब ऐसे समझ लो आप, अगर एक स्क्वायर ये ड्रॉ किया, दूसरा स्क्वायर मैंने क्या किया, सेम शेप और सेम साइज का ड्रॉ कर दिया। सपोज 4 सेंटीमीटर की इसकी साइड्स हैं और 4 सेंटीमीटर इसकी भी साइड्स हैं, दोनों स्क्वायर्स हैं, ऑल साइड्स आर 4 सेंटीमीटर, देन बोथ फिगर विल बी सिमिलर, आल्सो बोथ फिगर विल बी कॉन्ग्रुएंट। तो यहां पर देखिए, ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट भी है और सिमिलर भी है। बात समझ में आ गई? आई थिंक समझ में आ गया होगा कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स और सिमिलर, बट ऑल सिमिलर फिगर्स नीड नॉट कॉन्ग्रुएंट। ठीक है ना, राइट? तो सभी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आपके सिमिलर हो सकते हैं, बट सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते हैं। जैसे अगर हम इन्हें बोले कि ये दोनों सिमिलर फिगर्स हैं, ये कॉन्ग्रुएंट भी हैं। क्यों? सिमिलर फिगर्स हैं सेम और सेम साइज में, जो फिगर सेम और सेम साइज में जो फिगर्स होते हैं वो सिमिलर भी होते हैं, कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं। अगर साइज डिफरेंट हो जाता है तो वो फिगर क्या होता है, ओनली सिमिलर होता है और कॉन्ग्रुएंट नहीं होता है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? तो सिमिलर फिगर्स में अगर साइज दोनों का सेम कर दिया जाए तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, साइज डिफरेंट रखा जाए, शेप सेम रखा जाए तो फिगर सिमिलर होगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। क्लियर है? रब किया जाए। आई थिंक सिमिलर फिगर्स और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है ना? रब करें। चलिए, अब नेक्स्ट आपका आ जाता है पॉलीगन्स की। अगर हम बात करें, सिमिलर पॉलीगन्स की बात करें हम, सिमिलर पॉलीगन, ठीक है ना? सिमिलर पॉलीगन्स क्या होता है? पॉलीगन्स क्लोज्ड फिगर होता है, लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है पॉलीगन्स आपका, राइट? तो यहां पे जो सिंपलेस्ट पॉलीगन्स होता है वो आपका ट्रायंगल होता है, राइट? स्क्वायर भी आपका पॉलीगन होता है, रेक्टेंगल भी पॉलीगन है, पेंटागन, हेक्सागन, ये सब पॉलीगन्स होते हैं। पॉलीगन्स के बारे में आपको आइडिया होगा, राइट? तो यहाँ पर मेनली हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रायंगल्स पे, हम जाएंगे फाइनली। जो सिंपलेस्ट पॉलीगन्स होता है वो ट्रायंगल्स होता है, ठीक है ना? तो अगर हम पॉलीगन की बात करें कि पॉलीगन सिमिलर कब होंगे, पॉलीगन्स में आपका ट्रायंगल भी आ जाएगा, स्क्वायर भी आ जाएगा, रेक्टेंगल भी आ जाएगा, पेंटागन भी आ जाएगा, हेक्सागन भी आ जाएगा, सभी आपके आ जाएंगे, राइट? तो व्हेन
टू पॉलीगन्स विल बी सिमिलर कब होंगे? तो मैं आपको बताऊं, टू पॉलीगन्स विल बी सिमिलर व्हेन देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड करेस्पॉन्डिंग साइड्स लेंथ ऑफ साइड्स इन प्रोपोर्शन। बात समझ में आया? नहीं आया? दोबारा ध्यान से सुने। टू पॉलीगन्स said to be similar when their corresponding angles are equal and length of corresponding sides are in proportion. Then polygons said to be similar. जैसे मैं आपको यहां पे क्लियर करता हूं, सपोज ये आपका ट्रायंगल है, ट्रायंगल पॉलीगन है, दूसरा ट्रायंगल एक मैं बनाता हूं यहां पे, राइट, ये ट्रायंगल बना है। अब ये दोनों ट्रायंगल मैं बोल रहा हूं इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, राइट। तो ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर, सपोज इसकी ऑल साइड्स 2 सेंटीमीटर है और इसकी ऑल साइड्स 4 सेंटीमीटर है, राइट, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, राइट। इसे अच्छे से समझ लीजिएगा, आगे की चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है ना? तो 4 साइड्स। अब इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल में आप जानते हैं कि ईच एंगल इज 60 डिग्री, ये भी एंगल, ये 60 डिग्री के एंगल होंगे, और इस केस में भी एंगल 60 डिग्री है। तो हम देख रहे हैं कि एक केस सभी, इसमें भी 60 डिग्री है, इसमें भी 60 डिग्री है, तो एंगल्स आपस में इक्वल हो गए। अगर इसके साथ साथ कंडीशन ये है कि देखो यहां पर एक बात का ध्यान रखना, सिमिलर के लिए सिंबल हम ये यूज करते हैं, यूज फॉर सिमिलरिटी, राइट, सिंबल यूज फॉर सिमिलरिटी, दिस सिंबल। अगर हम कहें ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, सिमिलर हैं। तो सिमिलर से मतलब क्या है कि सिमिलर कब होंगे? जब एंगल ए एंगल पी के इक्वल हो, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो, एंगल सी एंगल आर के इक्वल हो, एंड करेस्पॉन्डिंग साइन दैट मींस ए बी पी क्यू के प्रोपोर्शन में हो, ए सी पी आर के प्रोपोर्शन में हो, और बी सी क्यू आर के प्रोपोर्शन में हो। ऐसा हमने क्यों बोला? आप तो ये भी कह सकते हो कि ए बी पी आर के प्रोपोर्शन में हो, तो रॉन्ग हो जाएगा। यहां से आप ध्यान दें, ए के करेस्पॉन्डिंग पी है, बी के करेस्पॉन्डिंग क्यू है, और सी के करेस्पॉन्डिंग आर है, राइट। तो एंगल ए अगर एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, और एंगल सी एंगल आर के इक्वल है, एंड फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन है साइड ए बी करेस्पॉन्ड प्रोपोर्शन टू साइड पी क्यू, एंड साइड बी सी प्रोपोर्शन टू क्यू आर, एंड साइड ए सी प्रोपोर्शन टू साइड पी आर, देन ट्रायंगल विल बी सिमिलर, राइट। बात समझ आ गया? अगर ऐसा है तो दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर होंगे। लेकिन अब आपने ट्रायंगल इस तरह से दिखाया, एबीसी, यहाँ पे क्यू आर दिखाया, और आपने क्या शो कर दिया कि ए बी प्रोपोर्शन टू क्यू आर, ए बी प्रोपोर्शन टू क्यू आर अगर आपने शो किया तो ट्रायंगल सिमिलर नहीं होगा, रॉन्ग माना जाएगा। क्लियर है? क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, राइट। तो यहां पर जो ऑर्डर ट्रायंगल का होता है वर्टिक्स का होता है, और यहाँ पर जो एबीसी और पी क्यू आर आपके वर्टिक्स होते हैं, वर्टिक्स है यहाँ पे, ये इनका करस्पॉन्डिंग कंडीशंस देखा जाता है। ऐसा नहीं एक का आर के साथ देखेंगे, बी का पी के साथ देखेंगे तो रॉन्ग माना जाएगा, ठीक है ना। कन्वेंसी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये चीजें बताई गई होंगी आपको, राइट स्टूडेंट्स। तो आई थिंक सिमिलर पॉलीगन का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। सिमिलर पॉलीगन्स मीन्स पॉलीगन्स सिमिलर कब होंगे? जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो और करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, तो पॉलीगन्स आपके क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। पॉलीगन्स में सिंपलेस्ट जो फिगर होता है ट्रायंगल्स होता है, तो हम ट्रायंगल की बात पे आते हैं। तो टू ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर, राइट। सिमिलर अगर ट्रायंगल की बात करें, सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है ना। तो टू ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर। फर्स्ट केस क्या होना चाहिए? करस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल
शुड बी इक्वल, राइट, पहला कंडीशन। और सेकंड कंडीशन आपका है कि करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, लेंथ ऑफ करेस्पॉन्डिंग, लेंथ ऑफ corresponding side in proportion, राइट। लेंथ ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड क्या होना है, सेम प्रोपोर्शन में होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो ट्रायंगल सेड टू बी सिमिलर, राइट। चलिए, आई थिंक सिमिलरिटी और कन्वेंसी का कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, इसका एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है थेल्स थ्योरम, उसे हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, राइट। और बोर्ड में भी पूछा जाता है, तो इसे आप अच्छे से समझें, बहुत ही सिंपल लगेगा यहाँ पे, राइट। तो थ्योरम आपका फर्स्ट थ्योरम है सिमिलरिटी में, ट्रायंगल्स में। ठीक है, फर्स्ट थ्योरम क्या है, थ्योरम मैं राइट कर देता हूं, राइट। तो उसके बाद आपको समझाता हूं। इसमें कहा कि इफ ए लाइन is drawn parallel to one side of a triangle, one side of a triangle, right, to intersect other two sides at distinct point ठीक है। then other two sides are divided in same ratio. Other two sides are divided in same ratio, राइट। ये आपका थ्योरम है, इसे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और ये थेल्स थ्योरम भी है, राइट। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। पहले थ्योरम मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं, फिर इसका प्रूफ हम देखेंगे यहाँ पे, राइट। इसमें डिफिनेशन में ये कह रहा है कि एक आपका कोई भी ट्रायंगल है, राइट। एक ट्रायंगल, हमने एनी ट्रायंगल ले लो, कोई भी ट्रायंगल आप ले सकते हैं, ट्रायंगल एबीसी, आप एक ट्रायंगल है एबीसी। इसमें कह रहा है कि किसी साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रा करना है। अब सपोज हमने कोई लाइन ड्रॉ किया ये इस तरह से, और दिस लाइन एल मान लेता हूं, ये लाइन बीसी के पैरेलल है, ठीक है। बीसी की पहले लाइन एल हमने ड्रॉ किया, तो लाइन एल देख रहे हैं अदर टू साइड्स, दैट मीन साइड ए बी और ए सी को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां कट कर रहा है और यहां कट कर रहा है। तो ये पॉइंट मान लो आप डी मान लो, और इस पॉइंट को मान लो ई मान लो, राइट। तो दैट मीन्स अगर किसी भी ट्रायंगल में एक साइड, दैट मीन साइड बीसी की पैरेलल लाइन एल हमने ड्रॉ किया, तो लाइन एल अदर टू साइड ए बी और ए सी को इंटरसेक्ट कर रहा है, किसके, डी पॉइंट और ई पॉइंट में, राइट, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अब आगे कहा जा रहा है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये वाली लाइन जो है अदर टू साइड को सेम रेशियो में इंटरसेक्ट करती है, सेम रेशियो में इंटरसेक्ट करती है। दैट मीन्स इसका मतलब सेम रेशियो में इंटरसेक्ट करने से मतलब क्या है कि ये कहा जा रहा है कि एडी अपॉन डीबी इक्वल टू
AE अपॉन EC, ये होगा। क्लियर स्टूडेंट, समझ में आया? दोबारा सुने। थ्योरम फर्स्ट आपका थेल्स थ्योरम है, या इसे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी बोलते हैं। ध्यान रखें, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कह लें या थेल्स थ्योरम कह लें। थ्योरम 1 आपका है, राइट। तो थ्योरम 1 ये करा कि अगर कोई ट्रायंगल आपके पास है, किसी साइड के पैरेलल एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं, तो ये लाइन अदर टू साइड को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो ये लाइन अदर मतलब कि अदर टू साइड को सेम रेशियो में इंटरसेक्ट करेगी। अदर टू साइड को सेम रेशियो में इंटरसेक्ट करेगी। तो यहां पर समझे, एक ट्रायंगल हमने एबीसी ट्रायंगल लिया, ठीक है। एक लाइन एल ड्रॉ किया, बीसी के पहले लाइन ड्रॉ कर दिया, एबीसी है, इसके पहले लाइन हमने एल ड्रॉ किया। लाइन एल एबी साइड और एसी को डी और ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि अगर ऐसा हो रहा है तो अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो, तो दोनों अदर टू साइड जो होंगे सेम रेशियो में डिवाइड होंगे। दैट मीन्स एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एई अपॉन ईसी होगा। ठीक है, ये थ्योरम कह रहा है। तो हमें फाइनली ये चीज शो करना है कि एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एई अपॉन ईसी होगा, ये शो करना है। क्लियर है, समझ में आ गया? क्योंकि स्टूडेंट को ट्रायंगल में मेनली होता क्या है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को थ्योरम समझ में ही नहीं आता कि थ्योरम में कहा क्या जा रहा है, करना क्या है। अगर ये चीजें क्लियर हो गई ना, तो उसे प्रूव करना वेरी वेरी सिंपल हो जाता है, बहुत ही आसान हो जाता है। एक बार मैं और रिपीट कर दे रहा हूं, ठीक है। बोर होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थ्योरम को अच्छे से समझ लें, उसके बाद इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। दोबारा फटाफट सुन लें। ट्रायंगल एबीसी है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम्स ट्रायंगल एबीसी एक ट्रायंगल है। वन साइड दैट मीन बीसी के पैरेलल एक लाइन एल ड्रॉ कर रहे हैं। लाइन एल अदर टू साइड मीन्स एबी और एसी को पॉइंट डी और ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये लाइन साइड एबी और साइड एसी को सेम रेशियो में इंटरसेक्ट करेगी। दैट मीन्स सेम रेशियो से मतलब यही हो जाएगा कि एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एई अपॉन ईसी होना चाहिए। तो ये चीज हमें शो करना होगा। इस ट्रायंगल में गिवन क्या है? गिवन है कि एक ट्रायंगल एबीसी और लाइन एल जो है पैरेलल टू बीसी है। ये आपका गिवन है और दिस आपको शो करना है। चलिए फटाफट प्रूव करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। थ्योरम मैं रफ करता हूं, ठीक है। चलिए ध्यान से समझे, प्रूफ को इजीली आपको बहुत समझ में आ जाए। चलिए यहां से हम इस थ्योरम का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, राइट। आप यहां पर एक ट्रायंगल कंसीडर कर लें, ये आपका गिवन का पार्ट आएगा। ट्रायंगल ए बी सी, राइट। और एक लाइन हमने बीसी की पहले ड्रॉ किया डी, ठीक है। लाइन डी बीसी की पहले ड्रॉ किया, राइट। अब देखो गिवन में क्या है, गिवन में राइट कर लें। गिवन में रखा है इन ट्रायंगल ए बी सी, राइट, लाइन डी ई पैरेलल टू साइड बीसी, ठीक है। ये गिवन है, लाइन डी ई पैरेलल टू साइड बीसी। नेक्स्ट टू शो, जो हमें शो करना है, शो क्या करना है, एडी अपॉन डीबी इक्वल टू ए अपॉन ईसी। इसे हमें शो करना है, ये प्रूव करना है, राइट। अब इसे प्रूव करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन इसमें करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन आइए कर लेते हैं, राइट। कंस्ट्रक्शन, राइट, कंस्ट्रक्शन में करना पड़ेगा तभी प्रूव कर पाएंगे। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं कि डी से एसी पे परपेंडिकुलर ड्रॉप डाल देते हैं, ठीक है। मान लिया एन डाल दिया, और ई से एबी पे परपेंडिकुलर ड्रॉप आप डाल दें, एम डाल दें, राइट।
ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप डाला, ध्यान रखें ब्लू लाइन से, ब्लू कर देता हूं। एंड आल्सो ज्वाइन बीई एंड डीसी, इसे ज्वाइन कर दें। क्लियर? चलिए कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ड्रॉ DN perpendicular to AC and EM perpendicular to AB, ये तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने। एंड आल्सो ज्वाइन BE and DC, BE and DC, राइट स्टूडेंट्स? इतना काम हमें करना पड़ेगा। इसके बाद आइए प्रूफ पे आते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे? अब यहां से आपका प्रूफ स्टार्ट होता है, राइट? तो प्रूफ हमें ये करना है, AD अपॉन BB इक्वल टू AE अपॉन EC करना है। इसी की तरफ हम बढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, राइट? तो आप एक फॉर्मूला आपको यहां पर बता देता हूं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करते हैं तो आप जानते हैं कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है ना। इसी कंसेप्ट का हम लोग यहां पर यूज करेंगे। तो यहां पे देखें, एरिया ऑफ AR से एरिया को मैं रिप्रेजेंट यहां पर कर रहा हूं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू आपका हो जाएगा हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, हाफ बेस AD ले लेंगे, हाफ बेस AD इंटू हाइट EM। स्टूडेंट्स यहां पर ध्यान दें, हमने ट्रायंगल लिया है ADE, ये वाला ट्रायंगल, राइट? ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं ADE, ये ट्रायंगल लिया। जब ये ट्रायंगल ले रहे हैं तो अगर हमने बेस को AD माना, बेस AD आया तो हाइट क्या होगा? EM हाइट होगा। हाफ बेस AD इंटू हाइट EM। यहां पर ध्यान से सुन लो, काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि हाइट हम किस तरह से कैसे कंसीडर कर सकते। कोई भी ट्रायंगल हमारे पास है, ये है ट्रायंगल ABC, आपके पास ट्रायंगल है, राइट? तो हाइट क्या होता है? ऑलवेज, अगर सपोज आप BC को बेस मानते हो तो इसके अपोजिट जो वर्टेक्स आता है उससे परपेंडिकुलर ड्रॉप इसमें डाल दें, ये 90 डिग्री। मान लो AM, तो आपका AM हाइट हो जाएगा ट्रायंगल का और BC आपका क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। तो हाफ बेस इंटू हाइट करेंगे तो इस ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। इसी तरह से सपोज बेस आप AC को मानना चाहते हैं तो B से परपेंडिकुलर ड्रॉप AC पे डालना पड़ेगा। ये परपेंडिकुलर ड्रॉप मान लो N, BN परपेंडिकुलर ड्रॉप AC पे डालना पड़ेगा, तब जाकर के इस ट्रायंगल का एरिया आप निकाल पाओगे। इस ट्रायंगल का एरिया अगर AC के विद रिस्पेक्ट टू, AC को आप बेस मानते हो, निकालना चाहते हो तो BN परपेंडिकुलर AC पे डालना होगा। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इसको क्या होगा? हाफ बेस मींस AC इंटू हाइट BN। बात समझ में आया? कोई भी ट्रायंगल है, किसी भी साइड को आप बेस मान सकते हैं, किसी भी साइड को बेस मान सकते हैं। हाइट के लिए क्या करना, उसके अपोजिट वर्टेक्स से उस साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप होना चाहिए। तो इसी तरह से हमने आपको बताया यहां पे कि हमारा जो BN और EM है ये परपेंडिकुलर ड्रॉप है इसमें, राइट? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ये आपका D है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू हो जाएगा हाफ बेस AD हम ले रहे हैं तो हाइट आपका EM आ जाएगा। क्लियर? एंड एरिया ऑफ राइट, अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल आप ले लें DBE, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE
बी ई, दिस इज इक्वल टू ट्रायंगल देखें, ट्रायंगल में डी बी ई ट्रायंगल लेगा, राइट। तो अगर यहां पर डी बी हम बेस लेते हैं तो हाइट क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। इसको भी आपको समझाता हूं। तो यहां पर हो जाएगा हाफ बेस डीबी इंटू हाइट आपका हो जाएगा एम, राइट। इस ट्रायंगल डीबीई के केस में बेस अगर डीबी आप लेते हो तो हाइट क्या होगा, एम होगा। इसे यहां से समझें स्टूडेंट्स, जो आपका ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होता है, इस वाले ट्रायंगल में ए बी सी, अगर आप बीसी को बेस मानते हो, ठीक है, बीसी को बेस मान करके ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो इस ट्रायंगल का हाइट तो हमें पता करना पड़ेगा। हाइट क्या होगा, तो हाइट क्या होगा, इस बेस के अपोजिट वर्टेक्स आपका ए आ रहा है, ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप आप डालेंगे, ये आपका परपेंडिकुलर ड्रॉप आ जाएगा जो कि आउटसाइड आएगा, मान लो ए एम, राइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ बेस बीसी हम ले रहे हैं इंटू हाइट आपका एम होगा। तो एम आपका बाहर आएगा, राइट। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में आप जो परपेंडिकुलर ड्रॉप अपोजिट वर्टेक्स से डालते हैं वो आउटसाइड आता है, इन ट्रायंगल नहीं आता। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि एम बाहर जा रहा है, हमें हाइट ट्रायंगल की कंसीडर करना होता है। इनसाइड भी हो सकता है, आउटसाइड भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ ट्रायंगल्स, राइट। तो यहां पर बेस बीसी हमने लिया तो एम आपका हाइट हो जाएगा, इसे माइंड में रखें और इसी को हमें यहां पर यूज करना है। तो आप यहां पर ट्रायंगल देखें डीबी, ये वाला ट्रायंगल है डीबी, जब हमने डीबी को बेस लिया तो इस पे इसको एक्सटेंड आगे की तरफ करेंगे, ठीक है। तो यहां से ईएम पे इस वाली डीबी वाली लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप ईएम है, तो इस ट्रायंगल डीबीई का जो एरिया होगा हाफ बेस डीबी हाइट ईएम हो जाएगा। तो डोंट बी कंफ्यूज स्टूडेंट्स, राइट। यहाँ पे काफी कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो इसे समझने की अच्छे से कोशिश करें। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबी इज इक्वल टू हाफ बेस डीबी इंटू हाइट ये आ जाएगा, राइट। इसे इक्वेशन नंबर 1 मैं दे देता हूं नाम, और इसे इक्वेशन नंबर 2। डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2, डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2, तो डिवाइड आप इन्हें करेंगे तो देखें, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई इज इक्वल टू हाफ एडी इंटू एम डिवाइडेड बाय हाफ डीबी इंटू ईएम, राइट। देखो हाफ से हाफ कट जाएगा, ईएम से ईएम कट जाएगा, तो फाइनली आपका आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई इक्वल टू एडी अपॉन डीबी। इसे इक्वेशन नंबर आप 3 मान लें, राइट। चलिए अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, अगेन आल्सो यहां पर राइट कर दें, आल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, ऐसा भी मैं राइट कर सकता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, राइट। अगेन निकालें एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, इफ एई इज द बेस देन डीएन इज द हाइट ऑफ ट्रायंगल एडीई। अगर आप एई को बेस लेते हो तो डीएन हाइट यहां पर हो जाएगा, बात समझे। ट्रायंगल एडीई का अगेन एरिया हम फाइंड आउट करने हैं, तो इस केस में अगर एई हम बेस कंसीडर करें तो डीएन आपका क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई आल्सो हम राइट कर सकते हैं हाफ बेस एई इंटू हाइट डीएन। ओके स्टूडेंट्स, ऐसा हम राइट कर सकते हैं। इसे इक्वेशन नंबर आप 4 मान लें। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी, अब सेकेंड ट्रायंगल हम इसमें ई वाला लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी, इस ट्रायंगल की बात करें, डीईसी ट्रायंगल की बात करें, राइट। तो इस केस में
if EC is the base, then DN will be height of triangle DEC. तो यहां पर आपका आ जाएगा हाफ बेस EC इंटू हाइट आपका DN आ जाएगा. इसे इक्वेशन नंबर 5 बना लें. अगेन डिवाइडिंग इक्वेशन 4th and 5th. ठीक है स्टूडेंट्स, इसे आप डिवाइड करेंगे, आपका आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC. दिस इक्वल टू, यहां पर आप देखिए इन दोनों ट्रायंगल को हम डिवाइड करेंगे. ट्रायंगल आपका आ जाएगा ADE अपॉन DEC. इस केस में देखो हाफ हाफ कट जाएगा, DN DN कट जाएगा, क्या आ जाएगा AE अपॉन EC आ जाएगा. यहां पर AE अपॉन EC आ जाएगा. इसे क्वेश्चन नंबर मान लें, आप कंसीडर कर लें 6th. इतनी बात समझ आ गई स्टूडेंट्स? क्लियर है? आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. राइट. अब यहां पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं. देखिए स्पेस की कमी है, तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लें. ठीक है ना, राइट कर लें. थोड़ा सा यहाँ पे मैं रफ करूंगा स्टूडेंट से. यहाँ पे इसे नोट डाउन आप लोग कर लीजिए. यहाँ पे रफ करता हूं. अब यहाँ पे एक बात बता देना चाहता हूं कि ट्रायंगल DEB और ट्रायंगल DEB एंड ट्रायंगल DEC हम देख रहे हैं कि ऑन सेम बेस एंड सेम पैरेलल हैं. देयरफॉर ये दोनों एरिया आपस में इक्वल होंगे. तो आप यहां पर लिख दीजिए सिंस ट्रायंगल DBE एंड ट्रायंगल DEC ऑन सेम बेस DE and same parallel and between same parallel D and BC. राइट. तो ट्रायंगल आप देखें DEB, D बेस लिया, और DEC, D दोनों ट्रायंगल का बेस है, और दोनों ट्रायंगल DE पैरेलल टू BC है. तो DE और BC के बीच में दोनों ट्रायंगल आपके बन रहे हैं. अगर ऐसा होता है कि सेम पैरेलल और सेम बेस पे कोई ट्रायंगल फॉर्म होता है, तो उनके एरिया आपस में इक्वल होते हैं. देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE is equal to area of triangle DEC होगा. राइट. तो इस केस में इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE is equal to एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, आप देखें यहां पे इक्वेशन 3rd और 4th को देखें, 6th को देखें. इक्वेशन 3rd और 6th को देखें. एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE है, और यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC है. एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE न्यूमरेटर में दोनों जगह है, डिनोमिनेटर में DBE है, यहाँ DEC है, और DB इक्वल टू DEC है. तो DEC अगर DBE के इक्वल है तो राइट, तो लेफ्ट साइड वाले पार्ट दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे. दैट मीन्स DEC को हम DBE से रिप्लेस कर सकते हैं. दोनों की लेंथ इक्वल है ना, यहाँ पर दोनों का एरिया इक्वल है. यहाँ पे जब ये दोनों एरिया आपस में इक्वल है, न्यूमरेटर आपस में इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे. अगर लेफ्ट साइड इक्वल होगा इसका मतलब क्या होगा, राइट साइड इक्वल होंगे. तो देयरफॉर हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3rd and 4th from equation 3rd and 6th.
ठीक है ना। थर्ड एंड सिक्स्थ क्या हो जाएगा, एडी अपॉन डीबी इक्वल टू ए अपॉन ईसी। स्टूडेंट ध्यान दें, यही प्रूव करना था, यही हमें शो करना था कि एडी अपॉन डीबी इक्वल टू ए अपॉन ईसी होगा। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट स्टूडेंट्स। तो आई थिंक आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा, राइट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो स्टूडेंट्स। ओके, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।